नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यहाँ पे हम सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए काफ़ी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे निःशुल्क सभी विषयों के बारे में पूरी जानकारी दी जा सके, एक प्रॉपर वे में नोट्स तैयार करवाया जा सके। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपके काफ़ी काम आ रहे होंगे और आपकी तैयारियों में एक बड़ा योगदान दे रहे होंगे। इवन आप अभी 12th स्टैंडर्ड से क्लियर करके निकले हों या फिर आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे ही। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके बेसिक्स ज़रूर क्लियर करेंगे और इस लेवल तक क्लियर करेंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ये कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम भी क्लियर कर जाएंगे, भले ही क्लियर के यहाँ पे 2 वर्ड निकल जाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज की क्लास। और आज हम बात करने जा रहे हैं मानव के परिसंचरण तंत्र के विषय में। आज हम बात करेंगे मानव के परिसंचरण तंत्र के विषय में और देखते हैं कि किस तरीके से मानव का परिसंचरण तंत्र के क्या क्या अंग हैं और वो किस तरीके से क्या कार्य करते हैं। इन सभी विषयों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की मानव के, तो हम जैसे पहले भाग में जो हम आते हैं वो हम बोलते हैं आर्टरी, धमनियाँ। हम धमनियों की बात करते हैं सबसे पहले। ये धमनियाँ क्या होती हैं? ठीक है, एक होती हैं धमनियाँ, एक होती हैं शिराएँ। एक होती हैं धमनियाँ और एक होती हैं शिराएँ। तो अगर जैसे हम बात करें तो धमनियाँ क्या होती हैं? ये ऐसी रक्त वाहिनियाँ हैं, ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से अंगों तक, शरीर के अंगों तक रक्त को ले जाती हैं। क्या करती हैं? रक्त ले जाती हैं। ठीक है, मतलब आपके हृदय से रक्त अंगों तक, से अंगों तक ये रक्त को ले जाती हैं। ठीक है, और सामान्यतः इनसे क्या होता है, शुद्ध रक्त जो होता है वो फ्लो करता है, शुद्ध रक्त फ्लो करता है। और शुद्ध रक्त की अगर हम बात करें तो जैसे ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम एक एक्सेप्शन की बात करें, एक एक्सेप्शन इसी तरह से हम बात करें कि जो धमनियाँ हैं उनमें एक एक्सेप्शन है, उसमें नाम एक आता है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। इनमें क्या होता है, CO2 ज़्यादा मिलता है। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये अशुद्ध रक्त को फ्लो होता है। इनमें अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है और अशुद्ध रक्त का जब फ्लो होता है तो रक्तदाब बहुत बढ़ जाता है। रक्तदाब क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम शिराओं की बात करें, शिराओं की अगर हम बात करें तो ये ऐसी रक्तवाहिनियाँ हैं जो क्या करती हैं, अंगों से हृदय तक रक्त को ले जाती हैं। हृदय तक रक्त को ले जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। ठीक है, तो और ऐसे ही जैसे एक पल्मोनरी हमारा किस में था, धमनियों में, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे एक पल्पनरी शिरा पाई जाती है। पल्पनरी, पल्मोनरी वहाँ, यहाँ पल्पनरी। और ये क्या होती है, ये शुद्ध रक्त इसमें मिलता है, इसमें शुद्ध रक्त मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, मान लीजिए कि ऊपर में आपके शरीर के अंग हम बना देते हैं, एक डब्बा ऊपर बनाते हैं, उसमें आपके बॉडी हम लिख देते हैं, शरीर अंग हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इस डब्बे को ऐसे करते हैं और यहाँ से हम रक्तवाहिनियाँ निकाल देते हैं। तो ये जो रक्तवाहिनियाँ जा रही हैं ऐसे, ये रक्तवाहिनियाँ जो जा रही हैं, ये जा रही हैं आपके हृदय की ओर। ये
हृदय की ओर जा रही हैं। आपका हार्ट है ये, जिसमें कोई न कोई ज़रूर रहता है। अब और यहाँ से हार्ट से आपकी हृदय से आपकी यहाँ से निकलती हैं एक नलिका, और इस तरीके से और पैरेलल में ये कार्य करती रहती हैं। हार्ट से अंगों तक कौन जा रहा है रक्त जब, तो ये क्या हैं, धमनियाँ हैं, ये धमनियाँ हैं। और ये जो हैं क्या हैं, शिराएँ हैं, ये शिराएँ हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से इधर फ्लो हो रहा है रक्त का। तो क्लियर हो गया कि धमनियाँ क्या होती हैं, शिराएँ क्या होती हैं। एग्ज़ाम में आपके यही क्वेश्चन रहेगा कि भैया धमनी और शिराओं में क्या कार्य होता है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। या फिर अगर आपसे पूछ लीजिए कि शुद्ध रक्त किस में होता है और अशुद्ध रक्त किस में होता है, और या एक्सेप्शन की बात की जाए कि कौन सा एक्सेप्शन है, तो क्लियर है आपको। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं अब, और हम आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ये हृदय आपका ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, जिसमें किसी न किसी का वास रहता है। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करते हैं कि हृदय में, तो जो मानव का हृदय है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मानव हृदय टोटल 4 चैम्बरों का बना होता है। मानव हृदय 4 चैम्बरों का बना होता है मानव का। और वहीं पे अगर आप मछली की बात करेंगे ना, तो मछली में, मछली जल की रानी है और उसके पास केवल 2 ही चैम्बर हैं, क्योंकि उसके पास 2 ही चैम्बर हैं। और जो उभयचर प्राणी होते हैं, जो उभयचर प्राणी होते हैं, उनके पास में वही है, 4 और 2 के बीच वाला ले लीजिए, 3 चैम्बर हैं, 3 चैम्बर हैं। और जो सरीसृप होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनमें 3.5 चैम्बर होते हैं एक तरह से। और जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनमें क्या है, कितने कहे हुए, 4 चैम्बर होते हैं। तो ये तो बात हुई कि किसके पास कितने चैम्बर हैं, इस तरीके से। तो देखिए होता क्या है कि जब हमारा जो, अगर हम अपने हृदय को देखें तो इस तरीके से, इसको एक पार्ट इधर लेफ़्ट का आप मान लीजिए, ये लेफ़्ट है और ये क्या है, राइट है, ये लेफ़्ट और ये राइट है। तो अगर हम जैसे बात करते हैं कि, तो ये हमारा ऊपर का जो पार्ट होता है दोनों साइड में, इसको बोलते हैं आलिंद। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है। और ये क्या है, बायां निलय है नीचे, और ये दायां निलय है। मतलब ऊपर का जो हमारा दोनों है वो आलिंद है, और नीचे का जो है वो निलय है। ठीक है, और होता क्या है कि जब प्योर ब्लड होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, वो फेफड़ों से, शुद्ध रक्त जो होता है वो फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है, इस बाएं आलिंद में पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पे पहुँचता है, और जब ये पूरा भर जाता है तो यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए गेट टाइप में है, और ये हो जाता है ओपन। और उसमें क्या होता है, फिर ये बाएं निलय में पहुँचता है रक्त, यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँचता है, और उसके बाद में यहाँ पे फ्लो करता रहता है। और जब यहाँ पे क्या होता है, ये जब भर जाता है पूरा, तो हार्ट का पंप होता है, हार्ट पंप करता है, और जिससे क्या होता है कि हार्ट के कंट्रक्शन से ये ब्लड जो होता है ये महाधमनी में पहुंचती है। ये ब्लड कहाँ होती है, महाधमनी में पहुंचती है। और महाधमनी में पहुंचने के बाद वहाँ से शरीर के अन्य हिस्सों में चला जाता है। तो किस तरीके से, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आया, पहले इसमें भरा, इसमें भरने के बाद गेट खुला, इसमें गया निलय में भरने के बाद में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और रक्त महाधमनी में गया, महाधमनी से शरीर में चला गया। ठीक, एक ये हुआ। दूसरा फिर से क्या, वापस भी तो आना है। तो फिर क्या होता है, जो पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है, ऑक्सीजन बर्न के बाद में सारा का सारा जो ब्लड वगैरह होता है वो भर जाता है इस दाएं आलिंद में, सारा दाएं आलिंद में भर जाता है। और फिर वही जब यहाँ पे 2 नंबर का गेट खुल जाता है तो इसमें भर जाता है। और फिर से जब हार्ट का वो हो जाता है कंट्रक्शन, हार्ट का कंट्रक्शन होता है, तो फिर से ये वहाँ से वापस निकल के फेफड़ों में जाता है, और उसके बाद में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी पहुँच जाती है ब्लड में,
ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और जो CO2 वगैरह होते हैं वो उधर फेफड़े के साइड में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों पैरेलल में चलते रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक बार और इसको हम देखना चाहें तो जैसे ये हमारा मान लीजिए है लंग, ये हमारा लंग है, ठीक है। तो लंग से क्या हुआ, हमने रक्त लाया, रक्त हम ला रहे हैं, लाने दीजिए और इसको हम कहाँ बोल देते हैं, पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। एक हम बॉक्स बनाते हैं, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बॉक्स में हम क्या बनाएंगे, कुछ नहीं, वही जो हमारा था आलिंद और निलय जो थे वही हम बनाएंगे, ठीक है। जो हमारे आलिंद और निलय थे हम उन्हीं को बना रहे हैं, ठीक। ये हमारा क्या था, लेफ्ट आलिंद है, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। लेफ्ट आलिंद से हमारा कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट निलय में पहुँच गया। फिर यहाँ से निकला, बॉडी में गया, यहाँ पे बॉडी में गया, ये यहाँ से निकल कर बॉडी में गया, ठीक है। फिर बॉडी से कहाँ आया, बॉडी में से ये आ गया, आपके इधर, ये यहाँ से बॉडी में फ्लो किया, यहाँ से ब्लड आया, प्योर ब्लड, ये इस तरीके से यहाँ से होते हुए बॉडी में गया। फिर बॉडी में से जो अशुद्ध रक्त वगैरह थे वो यहाँ पे आए, ठीक है, राइट आलिंद में। फिर वहाँ से राइट निलय में गया, ठीक। फिर यहाँ से निकल के राइट निलय से निकल कर कहाँ चला गया, फिर से लंग में चला गया। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही रफ वे में बना दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से चलती रहती है साइकिल। यहाँ से निकल कर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से बॉडी में गया, बॉडी से इसमें आया, फिर इसमें से निलय में गया, फिर यहाँ से निकल के फिर उधर चल गया। तो इस तरीके से इसका कार्य चलता रहता है, ठीक। ये बनाने के हिसाब से काफ़ी गंदा बना है, आप लोग अच्छा बना लीजिएगा। उसके बाद में ये इस तरह से ये सर्कुलेशन जो चलता रहता है ये पैरेलल में चलता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी वहाँ पे फिगर में एक हमने एसए नोड भी नाम लिखा हुआ था। तो वो एसए नोड क्या है कि जब प्रेशर पड़ता है उस पर, एसए नोड में प्रेशर आने पर हमारा हार्ट स्पंद करता है, हार्ट बीट स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मानव का हृदय जो है वो मायोजेनिक प्रकार का है। किस प्रकार का है, मायोजेनिक प्रकार का है, क्योंकि मानव में हृदय स्पंदन स्वयं हृदय से प्रारंभ होता है, ठीक है। हृदय से डायरेक्ट प्रारंभ हो जाता है। कैसे प्रारंभ होता है, जब इस एसए नोड पर एक तरह से प्रेशर आता है तो अपने आप हृदय स्पंदन होता रहता है, तो ऑटोमेटिक अपने आप होता रहता है। और हम जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे लंग से बॉडी में, फिर बॉडी से लंग में परिसंचरण रक्त का, ब्लड का इसी तरह से हो रहा है, ब्लड फ्लो ऐसे ही हो रहा है। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि ब्लड फ्लो हमारा 2 बार में हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से हो रहा है, 2 बार में सर्कुलेशन हो रहा है। इसलिए जो हमारा क्या कहते हैं, इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और जब आपका हार्ट बीट चल रही होती है तो क्या होता है कि 2 आवाज़ें आती हैं। जब हृदय स्पंदन करता है तो 2 आवाज़ें आती हैं, जिनको कहते क्या हैं, जब ऐसे नोड वगैरह पे जब वॉल्व बंद होता है तो आवाज़ आती है और उसको क्या बोलते हैं, लब और डब, यही है, ठीक है। लब डब ही वही होता है जो हार्ट बीट हमारी है, जो आवाज़ें आती हैं उसको लब डब कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो गई, लब डब हमारे हृदय की स्पंदन की आवाज़ें एक तरह से हो गई। चलिए आइए बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें कि मानव हृदय में किस तरीके से हार्ट बीट होती है, तो अगर हम बात करें तो जो एज होती है,
उम्र जो मानव की होती है वो हार्ट बीट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर उम्र ज़्यादा है तो हार्ट बीट क्या होगी, कम होगी, और उम्र कम है तो हार्ट बीट ज़्यादा होगी। और बुज़ुर्गों में ये कम होता है, ओल्ड व्यक्तियों में कम होता है 40 to 50 पर मिनट, ठीक है। और अगर हम बच्चों की बात देखते हैं तो बच्चों में ये ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, एज कम होता है। और एडल्ट में एक हम नॉर्मल देखें, एडल्ट में अगर हम देखते हैं तो ये 72 होता है, ठीक है, 72 पर मिनट एडल्ट में होता है। साथ ही ये हार्ट बीट जो होती है, हमारी जो हार्ट बीट है वो साइज़ पर भी निर्भर करती है, हार्ट बीट साइज़ पर भी निर्भर करती है, और वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होती है, ठीक है। बच्चों में ये 200 के आसपास तक हो जाता है, ठीक है, 200 के आसपास तक हो जाता है वृद्धावस्था में, ठीक। तो इस तरीके से बात होती है। और बात करें अगर हृदय स्पंदन को बढ़ाने या घटाने की, तो मानव मस्तिष्क उसको कंट्रोल कर सकता है। कभी आप देखते हो हार्ट बीट बढ़ जाती है, घट जाती है, तो मानव मस्तिष्क इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर ब्रेन से एसिटाइल कोलिन निकले, अगर ब्रेन से एसिटाइल कोलिन निकलता है, एसिटाइल कोलिन निकलता है, तो हमारा जो हृदय स्पंदन है वो कम होता है, ठीक है, हार्ट बीट कम होती है। और यहीं पे अगर एड्रेनलिन निकलता है, यहीं पे एड्रेनलिन निकलता है, अगर एड्रेनलिन निकलता है अगर, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से माइंड से क्या क्या निकला, ब्रेन से एसिटाइल कोलिन और एड्रेनलिन, एसिटाइल निकला तो कम, एड्रेनलिन निकला तो बढ़ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा थोड़ा सा हार्ट के विषय में हुआ, हार्ट बीट के बारे में हुआ। थोड़ा सा और हम कुछ देखते हैं, ब्लड प्रेशर के विषय में बात करते हैं, ठीक है। रक्तदाब के विषय में हम थोड़ा सा अगर बात करते हैं, तो रक्तदाब की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो मेज़र किया जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है। किस में किया जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है, ठीक है। इससे इसको मेज़र करते हैं, मापते हैं, और जब दबाव उत्पन्न कर फ्लो को रोकते हैं, और जब फ्लो शुरू होता है तो आवाज़ आती है, उससे फिर इस तरीके से उसको मेज़र किया जाता है, ठीक। अगर हम बात करें नॉर्मल की, अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं, इसमें वैल्यू होता है 120 mm/Hg, और ये क्या होता है 80 mm/Hg, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक तरह से 120/80 आइडियल ब्लड प्रेशर है, आदर्श ब्लड प्रेशर है हमारा ये। इससे ज़्यादा हुआ तो हाई बीपी, कम हुआ तो लो, ठीक है। दोनों हुआ, इससे ज़्यादा हुए तो हाई बीपी और कम हुआ तो लो, इस तरीके से ये चलता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हाई बीपी के और लो बीपी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हाई बीपी और लो बीपी के कारण क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर यदि ब्लड में साल्ट की मात्रा बढ़ जाए, बढ़ जाती है तो रक्त क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो रक्त अगर गाढ़ा हो जाएगा तो आप जानते ही हैं कि उसको फ्लो करने के लिए ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर से, ठीक है। उसके बाद में लिपिड या कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल फैट की मात्रा, अगर कोलेस्ट्रॉल फैट के कारण क्या होता है, कई बार ब्लॉकेज टाइप में बन जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, ब्लॉक तैयार हो जाता है, ठीक है, जिस कारण से भी उसके कारण भी ब्लड का जो फ्लो है वो प्रभावित होता है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये ब्लड पर एक तरह से तैरते रहते हैं, ये एक तरह से ब्लड पर तैरते रखते हैं, और ये वेसल्स जो होते हैं उनसे चिपक जाते हैं, और धीरे धीरे ब्लॉकेज बना देते हैं। ब्लड पर तैरते हुए वेसल से चिपक कर धीरे धीरे ये ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। उस कारण से क्या होता है कि
हमको समस्या आती है, रक्त को फ्लो होने में समस्या आती है, ठीक है। और थर्ड आपका मेंटल स्ट्रेस है, वो भी हाई बीपी का कारण बनता है। मेंटल स्ट्रेस ये भी क्या होता है, हाई बीपी का कारण बनता है, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं कि हाई बीपी से समस्या है, तो एक तरह से इसको धीमा जहर भी कहा जा सकता है, स्लो पॉइजन। इससे धीरे धीरे क्या होता है, लाइफ स्पैन आपकी कम होती चली जाती है, लाइफ स्पैन कम होती चली जाती है, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कि लाइफ स्पैन हार्ट का धीरे होगा तो आपका भी धीरे होगा, हार्ट का लाइफ स्पैन धीरे होता चला जाता है। और अगर हम बात करें घी और तेल में बेटर कौन है, घी और तेल में अक्सर पूछा जाता है कि बेटर कौन है, तो इसमें घी जो होता है वो तेल से बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो LDL वगैरह है वो तेल में, सरसों के तेल वगैरह में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हमारा घी बेटर होता है तेल के हिसाब से। अब देख लेते हैं हम लो बीपी का क्या कारण है, लो बीपी के भी कारण हम देख लेते हैं। लो बीपी के कारण भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लो बीपी जो है ना वो हाई बीपी से ज़्यादा खतरनाक होता है, लो बीपी हाई बीपी से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लड हो जाता है, वहाँ पे रक्त गाढ़ा होता था, यहाँ पे ब्लड पतला हो जाता है, ठीक है। और इसमें वहाँ पे क्या होता था कि सॉल्ट वगैरह बढ़ जाते थे, लवण या शर्करा वगैरह की मात्रा बढ़ जाती थी, यहाँ पे लवण या शर्करा वगैरह जो होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, शर्करा ये क्या होते हैं, इनकी मात्रा कम हो जाती है। और इससे क्या होता है कि आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, अंधेरा छा जाता है, चक्कर आने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड इतना पतला हो जाता है कि पर्याप्त जो प्रेशर उत्पन्न करना होता है वो उतना उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। तो ये हमारी लो प्रेशर की समस्या हो गई। एक और आपने अक्सर नाम सुना होगा एंजियोग्राफी का, आपने अक्सर नाम सुना होगा एंजियोग्राफी का, उसको भी देख लेते हैं हम लगे हाथ। एंजियोग्राफी तो ये एक तरह से टेस्ट है, ठीक है। जो हृदय में ब्लॉकेज वगैरह है ना, जो ब्लॉकेज हृदय में बन जाता है उसको पहचानने के लिए किया जाता है, ब्लॉकेज को पहचानने के लिए किया जाता है, ब्लॉकेज को पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो एंजियोग्राफी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। और यह फिर क्या होता है कि जहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह होता है वहाँ पे चिपक जाता है, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होता है वहाँ रेडिएशन बढ़ जाता है और चमक से क्या होता है, ब्लॉकेज का पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बात कर सकते हैं कि एंजियोग्राफी के बारे में। और एक हमारा फिर उसके बाद में क्या होता है कि इसको दूर करने के लिए एंजियोप्लास्टी वगैरह की किया जाता है, इसको जब ब्लॉकेज वगैरह को दूर करने के लिए एंजियोप्लास्टिक वगैरह का सुझाव दिया जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो सॉलिड स्ट्रक्चर से अगर ब्लॉकेज को जब क्लियर करते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी में यही किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे आपने नाम सुना होगा ओपन हार्ट सर्जरी में, ओपन हार्ट सर्जरी इसका भी तो नाम सुना है ना आपने। तो ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, इसमें हार्ट को खोल करके ब्लॉकेज की जगह पर पाइप को रिप्लेस कर दिया जाता है, पाइप रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और एक जो होता है बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी में साइड से दूसरा पाइप लगा दिया जाता है, साइड से ही, ठीक है। ब्लॉकेज हम साइड से क्या करते हैं, दूसरा पाइप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा बलून से हमारा जो हटाने का प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी में क्या अंतर है, एंजियोप्लास्टी हमारा हटाने की प्रक्रिया है और एंजियोग्राफी जो है पता लगाने की प्रक्रिया है, ठीक। और अक्सर क्या होता है, हार्ट अटैक भी आता है, उसको भी देख लेते हैं। हार्ट अटैक भी आता है जो, उसका भी कारण क्या है देख लेते हैं। हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या रक्त का न मिलना, O2 या ब्लड का ना मिलना ही हार्ट अटैक का कारण होता है, ठीक है। और इसमें मेन रीज़न वही होता है कि हृदय की जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आना होता है तो अक्सर उसको बहुत प्यास लगती है,
पसीना आता है और बेचैनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई किसके विषय में, हार्ट के विषय में, किस तरीके से सर्कुलेशन वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें हमने ब्लड का देखा। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो बात करेंगे वो हम उत्सर्जन तंत्र के विषय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।